नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर हर एक सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि ज्योग्राफी क्लासेज हैं वो भी हो चुकी हैं, पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ फैक्ट बचे हैं वो भी करा दिया जाएगा। ऐसे ही इतिहास, तो इतिहास में मैंने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत भी कंप्लीट हो चुका है। रही बात एमसीक्यू की, तो प्रीवियस ईयर पेपर मैं करा दूंगा। और उसी श्रृंखला में आज मैं साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग समझ जाइए कि चाहे कोई पेपर हो, यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, या फिर रेलवे हो, या फिर यूपी ट्रिपल का कोई एग्जाम हो, तो यहाँ तक कि यूपी पीसीएस में आपका 20 से 20 प्रश्न साइंस से आते हैं। कितने प्रश्न? तो 20 प्रश्न जो है कि आपके साइंस से आते हैं। तो ये चूँकि थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट होता है, आप लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये पीवाईक्यू कराने का मेन थीम ये नहीं कि बस प्रश्न हम लोग देखते गए। जो अदर चैनल यूट्यूब पे अदर भी लोग हैं जो करा रहे हैं, केवल प्रश्न कराते जा रहे हैं। पीवाईक्यू करने का मेन थीम होता है कि पीवाईक्यू तो देखें ही, और उससे संबंधित है फैक्ट और भी चीज़ें हैं, उसको हम अच्छे से जाने। तो आप लोग अगर इस श्रृंखला को फॉलो करते हैं तो आप कोई भी पेपर दे लें जिसमें जीएस पूछता हो, साइंस आ रहा हो, तो आपके प्रश्न गलत होने के चांस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये पीवाईक्यू तो कराएंगे ही, साथ में मैं फैक्ट भी बताऊंगा जो अदर जो यूट्यूब पे है वो नहीं बताया जा रहा है। ठीक है। और रिवीजन का मतलब ये होता है कि पीवाईक्यू तो बताया ही, साथ में आपको जो कुछ कंसेप्ट हैं, फैक्ट हैं, वो भी बताया जाए, तब जाके रिवीजन होता है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अंत तक बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसमें, और क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या चीज़ें हैं दूसरे चैनल पर नहीं बताया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल पर विश्वास करिए। और आइए देखते हैं क्या है। आज का पहला टॉपिक है मात्रक, मापन, विभिन्न मापक यंत्र, भौतिक राशियाँ। आज हम लोग जानेंगे। तो इससे देखा जाए तो यूपी पीसीएस में हर साल एक प्रश्न बन जाता है। चार कॉलम उसमें दे देगा ऑप्शन, और उसमें से ऑप्शन से एक दे देगा कौन सा नहीं है, कौन सा मात्रक नहीं है। तो हम लोग जानेंगे पहले कि विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो बता दें कि इस भौतिक जगत में, कहाँ पर? तो इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, क्या हो रहा है? तो जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान क्या है? विज्ञान कहलाता है। क्या है? भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है? तो विज्ञान कहलाता है। ठीक है। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? एक प्राकृतिक विज्ञान होता है, एक भौतिक विज्ञान होता है। तो हम लोग जो भौतिक है, फिजिक्स है, आज हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा भौतिकी का हम लोग डिफिनीशन जान लेते हैं क्या होता है। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? तो द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो भौतिकी में। फिर से बता देते हैं कि भौतिकी में क्या किया जाता है। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? तो द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। फिर है मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? ये बात आनी चाहिए दिमाग में कि मात्रक किसे कहते हैं। तो बता दें कि मात्रक क्या होता है। तो मात्रक या इकाई बोल सकते हैं, इसको इकाई बोल सकते हैं मात्रक को। तो किसी भी राशि को मापने के निर्देश मानव को क्या कहते हैं? जो उसको मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। कोई भी राशि है उसको मापने का जो निर्देश है वो मानव को क्या कहते हैं? हम लोग मात्रक कहते हैं। अर्थात क्या बात कह रहे हैं? तो किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को क्या कहा जाता है? तो मानक मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? मानक मान लिया जाता है। इस राशि को क्या कहते हैं हम लोग? तो मात्रक कहते हैं। ठीक। तो जो मात्रक होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो मात्रक आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक मूल मात्रक होता है। क्या होता है? मूल मात्रक होता है। एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। क्या होता है? एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो मूल मात्रक में क्या आ जाएंगे आपके? तो बता दें कि मूल मात्रक में क्या होगा। मूल मात्रक मतलब क्या होता है आप लोगों को समझा देते हैं। तो किसी भौतिक राशि को क्या है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से क्या है, स्वतंत्र होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? तो मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई हो गया, क्या हो गया? लंबाई हो गया, समय है, लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, और मीटर है, सेकंड है, एवं किलोग्राम मूल इकाई है। जैसे कि मात्रक में क्या क्या जाएंगे? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया,
और समय हो गया, मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, किलोग्राम हो गया, ये सब क्या है, मूल इकाई है। वही व्युत्पन्न मात्रक किसे कहा जाता है, तो व्युत्पन्न मात्रक आप लोगों को बता देते हैं किसे कहा जाता है। तो व्युत्पन्न मात्रक में क्या आ जाएंगे, तो किसी भौतिक राशि को, क्या है, किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। क्या किया जाता है इसमें, देखिए 2 मैंने बताया, जैसे कि आप लोगों को मात्रक को 2 तरीके बताए, कौन कौन से होते हैं मात्रक आप लोगों को फिर से बता देते हैं। तो मात्रक क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, तो एक मूल मात्रक होता है, एक क्या होता है, एक मूल मात्रक होता है, दूसरा क्या होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो मूल मात्रक जो होता है वो किसे कहते हैं, तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से क्या होते हैं, तो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे लंबाई हो गया, मीटर हो गया, समय हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है। लंबाई को किस में मापते हैं हम लोग, तो मीटर मापते हैं, किस में मापते हैं, मीटर मापते हैं लंबाई को। और वही समय को किस में मापते हैं, तो सेकेंड में मापते हैं। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, तो किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये मूल इकाई है, क्या हो जाएगा, ये मूल इकाई हो जाएगा। वही व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तो व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे व्युत्पन्न इकाई कहा जाता है। जैसे बल, दाब, कार्य, विभव, तो बल का आपका क्या हो जाता है, तो न्यूटन हो गया। दाब का आपका पास्कल हो जाता है। कार्य का क्या हो जाता है, आपका जूल हो जाता है। और विभव का क्या हो जाएगा, तो विभव का वोल्ट हो जाता है। क्या होता है विभव का, तो वोल्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो दबाव पास्कल हो गया, दाब का आपका क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। लेंस की क्षमता किस में नापते हैं, तो डायोप्टर में नापते हैं। उष्मा की क्या होती है, जूल होती है। रेडियो एक्टिव की क्या होती है, पदार्थ की सक्रियता, तो क्यूरी होती है। इसमें क्या दिया है, तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तो दाब का पास्कल हो गया, लेंस की क्षमता किससे मापते हैं, तो डायोप्टर से। उष्मा की मात्रा क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किससे मापा जाता है, तो बेक्यूरल से। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो दाब का न्यूटन दिया है, कूट में इसको देखना है। तो दाब का क्या हो जाएगा, A का 3 हो गया। शक्ति का क्या हो जाएगा, तो शक्ति का दाब का क्या होगा, पास्कल हो जाएगा। शक्ति बल क्या हो जाएगा, तो शक्ति बल का आपका न्यूटन हो गया, V1 हो जाएगा। और C2 तापक्रम क्या हो जाएगा, तापक्रम का केल्विन हो जाएगा। ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा का जूल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन इसका बी, आपका बी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरे का डी सही हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, तो दाब का जूल हो गया, दाब का पास्कल हो गया, सॉरी। और बी का क्या हो जाएगा, शक्ति बल क्या हो जाएगा, तो न्यूटन हो जाएगा। तापक्रम का क्या होगा, तो तापक्रम का केल्विन होगा। और ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो आपका पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पास्कल हो जाएगा। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लेते हैं क्या दिया इसमें। दाब का क्या हो गया, पास्कल हो जाएगा। बल का न्यूटन, तापक्रम का केल्विन, ऊर्जा का जूल। और रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस घनत्व के मापन में होता है, तो धुएं के लिए। किसके लिए, तो धुएं के लिए। तो ऑप्शन तीसरे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुएं का घनत्व मापने में होता है। इसका आविष्कार फ्रांस के कृषि वैज्ञानिक मैक्सिमिलियन रिंगलमैन के द्वारा किया गया था। ध्वनि की तीव्रता मापक इकाई क्या है, तो डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो डेसिबल से मापी जाती है। तो एक बार हम लोग जो जितने भी मूल मात्रक है उसको देख लेते हैं भौतिक राशियों की। तो लंबाई का क्या होता है, तो लंबाई का मीटर होता है। क्या होता है लंबाई का, तो लंबाई का मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है, तो सेकेंड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का क्या होता है, तो केल्विन। और जो तीव्रता का क्या होता है, तो कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मात्रक, तो मूल होता है। इसमें तो ये सब एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट में हो। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। करा कि निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो बेकुरल हो गया, बी, ए ऑप्शन बेकुरल दिया है। बी आइंस्टीन दिया है। सी क्या दिया है, तो रदरफोर्ड दिया है। डी क्या दिया है, तो क्यूरी दिया है। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं होता है, तो आइंस्टीन नहीं होता है। आइए देखते हैं क्या दिया है। तो बेकुरल, क्यूरी और रदरफोर्ड रेडियो सक्रियता के मात्रक है। प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसी भारी तत्व जिनके एन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पी प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से ज़्यादा होता है, उन्हें नाभिक के अस्थायी होते हैं। अस्थायित्व प्राप्त करने के इनसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। उनकी इस प्रकृति को रेडियो सक्रियता कहता है। ऐसी किरणों को क्या कहा जाता है, तो रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है। बल न्यूटन के समरूप युग्म को पहचानिए। तो इंटरनेट ने क्या दिया है, ईमेल दिया है। शक्ति का क्या दिया है, यूनिट दिया है। आयतन क्या दिया है, मीटर दिया है। धारा क्या दिया है, तो एम्पियर दिया है। तो
समरूप देखना है, जैसे बल का न्यूटन होता है वैसे धारा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो देख लेते हैं डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पाँचवें का क्या हो जाएगा, पाँचवें का डी सही हो जाएगा। देख लेते हैं क्या दिया है। जिस प्रकार बल की इकाई मात्रक न्यूटन होती है उसी प्रकार विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। इस प्रकार आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, शक्ति का मात्रक वाट हो गया, धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाता है। धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या दिया है। तो ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है। तो ये तो आप लोगों को सबको पता होगा कि ध्वनि की प्रबलता है किससे मापी जाती है, तो ये डेसिबल से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, तो डेसिबल से मापी जाती है। देख लेते हैं ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर होती है। यदि ध्वनि तरंगे में लघु आयाम होता है तो ध्वनि मंद होगी, और यदि ध्वनि तरंगों में दीर्घ आयाम होती है ध्वनि क्या होगा, प्रबल होगा। ध्वनि तरंगों का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। आगे देखते हैं क्या दिया है। तो डेसिबल क्या है, डेसिबल दिया है एक वाद्य यंत्र है, एक शोर का तरंग दैर्घ्य है, ध्वनि स्तर की एक माप है, एक संगीत स्वरक है। तो डेसिबल क्या है आप लोग जरूर बताइएगा इसमें। तो 7वां का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्वनि स्तर की क्या है, माप है, क्या है, एक माप है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का एक स्तर की एक माप होती है, अर्थात ध्वनि की प्रबलता की माप या इकाई डेसिबल होती है। अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो सूची एक राशि को सूची 2 से इकाई के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो उच्च वेग देख लेते हैं, पहले कूट भी देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। तो उच्च वेग क्या होता है, आप ये दिया ऑप्शन कि उच्च वेग का मैक दिया है, फिर तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम दिया है, दाब क्या दिया है, पास्कल दिया है, ऊर्जा क्या दिया है, तो जूल हो जाएगा, जूल दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखते हैं उच्च वेग क्या होगा। तो उच्च वेग का आपका मैक हो जाएगा, क्या होगा उच्च वेग का, तो मैक हो गया। तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। उच्च वेग का मैक हो गया, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम हो गया, दाब क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, ऊर्जा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो 8वें का क्या हो जाएगा, ये प्रश्न 8वें का सी सही हो जाएगा। क्या होगा 8वें का, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। विमानों के उच्च वेग को मापने में मैक संख्या नामक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। एक मैक की गति ध्वनि की 0 सेंटीग्रेड पर चाल अर्थात 332 मीटर सेकंड के बराबर होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मात्रा क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। दाब को पास्कल नामक मात्रक में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, तो पास्कल नामक मात्रक में मापा जाता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। इसी प्रकार विशिष्ट ऊष्मा के जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन नामक मात्रा का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्या दिया है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं त्वरण क्या हो जाएगा। तो त्वरण का इसमें कूट देखते हैं पहले क्या दिया है। त्वरण का क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बल का क्या होगा, तो त्वरण क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वही त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा, तो बल का क्या होगा, तो न्यूटन हो जाएगा। कृत कार्य क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। आवेग क्या होगा, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। तो त्वरण का मात्रा क्या होगा, मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। कार्य का क्या होगा, तो जूल होगा। वही आवेग का क्या होगा, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण उस स्थिति में उत्पन्न होता है जबकि वस्तु के वेग में प्रति सेकंड वृद्धि हो रही है तो परंतु प्रति सेकंड वेग घटने को मंदन कहते हैं। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है उस वस्तु को क्या कहा जाता है, तो आवेग कहा जाता है। अर्थात वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग लगने वाले बल और समय का गुणनफल होता है। वह राशि जो वस्तु के विरामावस्था या समरूप गंतव्य अवस्था में परिवर्तन लाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो कार्य कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो जूल न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे देख लेते हैं क्या है। तो पार्सेक किसकी इकाई है, तो पार्सेक किसकी इकाई है, तो दूरी की किसकी इकाई है, पार्सेक तो दूरी की इकाई है। देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। तो पार्सेक खगोलीय दूरियों को मापने का मात्रक है। क्या है, तो पार्सेक खगोलीय दूरियों को मापने का मात्रक है। एक पार्सेक में क्या होता है, तो 3.08 × 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। समय की इकाई क्या होता है, सेकंड होता है, या मिनट होता है, या घंटा होता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है, वेबर होता है। दूरियों की अन्य इकाई क्या होता है, नाटिकल मील 1852 मीटर। किलोमीटर प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अब आगे देख लेते हैं लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो फर्मी मीटर होता है। 11 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख लेते हैं क्या दिया इसमें। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर। क्या होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर।
वही 1 नैनोमीटर बराबर 1 वे 10 पे 9 मीटर, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम पे 10 पे 10 मीटर, और 1 फर्मी मीटर बराबर 10 पे 15 मीटर। आप लोग याद देखते चलिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, तो ऊर्जा को, संवेग को, आवेग को, लंबाई को। तो किसको व्यक्त करता है, तो लंबाई को। फर्मी किसको व्यक्त करता है, तो लंबाई को। देख लेते हैं क्या दिया है। तो फर्मी लंबाई मापने की छोटी इकाई है, क्या है फर्मी। फर्मी तो लंबाई मापने की एक छोटी इकाई होती है, इसको 10 पर ऋण 15 इकाई 10 के घात से व्यक्त करते हैं। इसके क्या दिया है, तो इसके प्रतीक क्या है, तो एफ है। नाभिकीय और परमाणुकीय दूरियों को मात्रक फर्मी है। ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। संवेग का स्थायी मात्रक क्या होता है, तो मात्रक किग्रा मीटर सेकेंड होता है। आवेग का स्थायी मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड होता है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। प्रकाश वर्ष होता है वह, ये ऑप्शन क्या दिया है, तो वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष वह होता है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को। तो 13 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन। 13 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, क्या होता है, तो चली गई दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 365.24 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 3 गुणे 10 पर 8 मीटर, यानी कि 9.46 गुणे 10 पे 15 मीटर क्या होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुणे 10 पे 15 मीटर होता है। वही प्रकाश की चाल क्या होती है, तो प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पर 8 मीटर सेकेंड होता है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। तो समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो ए ऑप्शन दिया है वर्ष है, बी दिन दिया है, सी प्रकाश वर्ष दिया है, डी घंटा दिया है। तो समय की इकाई देखा जाए तो क्या होता है, प्रकाश वर्ष नहीं होता है। क्या है, प्रकाश वर्ष नहीं होता है समय की इकाई। देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो एक प्रकाश वर्ष सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी होती है, अतः प्रकाश वर्ष समय का मात्रक क्या है, नहीं है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो समय का मात्रक नहीं होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अब दिया है 15 नंबर दिया है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन ए दिया है जूल दिया है, बी दिया है न्यूटन दिया है, सी क्या दिया है वाट दिया है, डी दिया है डाइन दिया है। तो बता दें कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। वही वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। आगे देख लेते हैं क्या होगा। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो किग्रा मीटर सेकेंड क्या होता है, तो किग्रा मीटर सेकेंड इंटू मीटर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। या जूल, जूल क्या है, तो देखते हैं जूल क्या है, तो बल का मात्रक है। या न्यूटन तथा डाइन प्रणाली में 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 10 पे 5 डाइन होता है। क्या होता है, एक न्यूटन और 10 पे 5 डाइन होता है। वही शक्ति के बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा समय होता है। या जूल बटा सेकेंड वाट होता है। शक्ति की इकाई क्या होती है, तो वाट या किलो वाट होती है। क्या होता है, तो शक्ति की इकाई वाट या किलो वाट होती है। इस अश्वशक्ति बराबर कितना, तो 746 वाट होता है। ये यूपी ट्रिपल सीपेट में आ चुका है। इस अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो नाट क्या दिया है, तो जहाज के चाल की माप की इकाई दिया है। नाटिकल मील क्या दिया है, तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई दिया है। एंगस्ट्रॉम क्या दिया है, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई दिया है। डी क्या दिया है, तो प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई दिया है। तो नाट से क्या किया जाता है, तो जहाज के चाल की माप की इकाई दिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्या दिया है, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की क्या है, इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुणे 10 से 15 मीटर होता है। नाट जहाज की चाल की माप की एक इकाई है तथा नाटिकल मील समुद्र में नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की माप के लिए एंगस्ट्रॉम नामक इकाई की प्रयोग किया जाता है। किसका, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की माप की इकाई के लिए एक एंगस्ट्रॉम नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, तो 0.1 नैनोमीटर या 10 पे 10 मीटर के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका जैसे कि पता ही होगा, देख ही लिया आप लोग। तो नाट का जहाज के जल की माप की इकाई होता है। नाटिकल मील क्या होता है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो समय की मापने की इकाई नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। क्या, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष तो खगोलीय दूरी की मापने की इकाई होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या दिया। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है। तो ऑप्शन दिया है ऊर्जा की, बी दिया इलेक्ट्रॉन की आवेश की, सी दिया विभवांतर की, डी दिया शक्ति की। तो किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी, तो ऊर्जा की। किसकी इकाई होती है, तो ऊर्जा की होती है। देख लेते हैं क्या दिया इसमें। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंधन ऊर्जा मापन की क्या होती है, तो इकाई है नाभिकीय कणों के सहयोग से किसी नाभिक के बनने में निर्मुक्त ऊर्जा नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है, जो उसमें होने वाली द्रव्यमान क्षति के बराबर होती है। द्रव्यमान क्षति को परमाणुविक द्रव्यमान इकाई
तथा बंधन ऊर्जा को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करते हैं तो मापते हैं। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। तो कार्य का क्या दिया है, जूल दिया है। द्रव्यमान में क्या दिया है, तो किग्रा दिया है। बल क्या दिया है, न्यूटन दिया है। दाब का क्या दिया है, तो डाइन दिया है। तो क्या हो जाएगा, तो 18 क्या होगा इसमें, तो 18 का डी हो जाएगा क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। तो कार्य का क्या होता है, तो जूल होता है यूनिट। बल का न्यूटन होता है। द्रव्यमान क्या होता है, तो किग्रा होता है। तो देख लेते हैं क्यों नहीं होगा इसमें। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान का किग्रा होता है। दाब का क्या होता है, तो पास्कल होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो डाइन दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं। इसमें दिया है कि क्यूसेक क्या है, बाइट क्या है, रिक्टर क्या है, बार क्या है। तो बता दें कि क्यूसेक से क्या किया जाता है, तो द्रव प्रवाह की दर की माप की जाती है। तो ए का क्या हो जाएगा आपका, ए का 3 हो जाएगा। बाइट क्या किससे संबंधित है, तो कंप्यूटर संबंधित है। ये इजी प्रश्न है। वही बार है, बार क्या होता है, रिक्टर क्या होता है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बार क्या होता है, दाब से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डी का क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होगा। इसमें क्या करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो तरंगदैर्घ्य का किससे होता है, तरंगदैर्घ्य का मात्रा क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य का मात्रा एंगस्ट्रॉम होता है। वही ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाए, तो डेसिबल से। आवृत्ति क्या होगा, तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। आवृत्ति किसका मात्रक होता है, तो हर्ट्ज का मात्रक होता है। देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम है, ऊर्जा का मात्रक जूल है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाए, तो डेसिबल में। तथा आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें क्या दिया है, तो वाट क्या होता है, तो बता दें कि वाट क्या हो जाएगा, तो वाट क्या हो जाएगा, तो शक्ति हो जाएगी। ठीक है। उष्मा कैलोरी क्या होगा, तो उष्मा हो जाएगा। नाट क्या होगा, तो समुद्री जहाज की गति हो जाएगी। नाटिकल मील क्या हो जाएगा, तो 900 चालन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सूची 1 को क्या करना है, तो सूची 2 से मिलाना है। इसमें इसको कूट क्या दिया हुआ है, तो वाट दिया है। वाट क्या हो जाएगा, तो वाट का आपका शक्ति हो गया। वाट क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। नाट का क्या होगा, तो नाट का समुद्री जहाज की गति हो जाएगी, इसे मापी जाती है। नाटिकल मील क्या होता है, तो नौ संचालन होता है। क्या नौ संचालन होता है। कैलोरी क्या होता है, तो उष्मा होता है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। तो वाट क्या होता है, तो शक्ति की इकाई होती है। नाट किसका होता है, तो समुद्री जहाज की गति की इकाई होती है। नाटिकल मील क्या होता है, तो नौ संचालन प्रयोग दूरी तथा कैलोरी से उष्मा का मापन किया जाता है। वही उष्मा का मापन क्या होता है, तो कैलोरी से मापन होता है उष्मा का। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी की इकाई है। पार्सेक क्या है, समय की इकाई है। डेसिबल क्या है, तो ध्वनि तीव्रता की इकाई है। हर्ट्ज क्या है, तो आवृत्ति की इकाई है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पार्सेक क्या होता है, तो पार्सेक की समय की इकाई जो दिया है ये गलत दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, देख लेते हैं। पार्सेक लंबाई की खगोलीय इकाई है। क्या है, तो लंबाई की खगोलीय इकाई है। पार्सेक का मात्र प्रयोग किसमें होता है, तो खगोल शास्त्र में होता है। एक पार्सेक 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो दूरी की इकाई होती है। पार्सेक क्या होता है, तो लंबाई की खगोलीय इकाई होती है। डेसिबल क्या होता है, तो ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है। हर्ट्ज क्या होता है, तो आवृत्ति की इकाई होती है। आगे देख लेते हैं क्या है। मेगावाट बिजली को मापने की इकाई होती है। तो मेगावाट से क्या मापा जाता है, तो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में हास हो जाती है। तो क्या होता है इसमें, तो उत्पादित की जाती है जिसे, उसे किस में मापते हैं, तो मेगावाट बिजली को मापने की इकाई क्या होती है, तो उत्पादित जो की जाती है उसकी माप की इकाई है। मेगावाट बिजली को मापने की इकाई होती है जो उत्पादित की जाती है। वाट विद्युत शक्ति की इकाई है। क्या है वाट, तो विद्युत शक्ति की इकाई है जो प्रति सेकंड 10⁻7 अर्घ या 1 जूल कार्य दर के समतुल्य होती है। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। 1 किलोवाट क्या होता है, तो यह विद्युत शक्ति की इकाई है जो 1000 वाट पर लगभग 1.34 अश्वशक्ति क्या होता है, तो बराबर होता है। किलोवाट क्या होता है, तो 1000 वाट पर लगभग 1.34 अश्वशक्ति के बराबर होता है। आगे देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है सेंटीग्रेड दिया है, बी दिया है कैलोरी दिया है, सी अर्घ दिया है, डी जूल दिया है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो बता दें कि इसमें सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, तो नहीं होता है। सेंटीग्रेड क्या होता है, उष्मा की इकाई नहीं होता है। कौन कौन सा होता है, तो कैलोरी हो गया, अर्घ हो गया, जूल हो गया, सब क्या है, तो उष्मा की इकाई है तीनों। सेंटीग्रेड नहीं है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया। तो सेंटीग्रेड किसकी इकाई है, तो सेंटीग्रेड ताप की इकाई है तथा अर्घ उष्मा की सीजीएस इकाई है। जबकि कैलोरी और जूल की उष्मा की इकाई क्या है, तो ईसाई इकाई है। इस प्रकार कैलोरी, जूल और अर्घ उष्मा की इकाई है, जबकि सेंटीग्रेड क्या है, तो ताप की इकाई है। किसका है सेंटीग्रेड, तो ताप की इकाई है। आगे देख लेते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, तो द्रव्यमान का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का।
तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का। किसका मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। जब हम किसी ऊर्जा का उपभोग औद्योगिक इकाइयों में बड़ी मात्रा में करते हैं तो जूल का उपयोग न करके किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति हो। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? कैसे मापते हैं? तो वाट घंटा गुणे दिन होता है। क्या होता है? तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन बट्टा 1000 होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा निकालते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? तो डेसिबल क्या होता है? तो ध्वनि तीव्रता की इकाई होता है। हार्स पावर क्या होता है? शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील क्या होती है? तो दूरी की इकाई होती है। क्या दिया है? डी क्या दिया है? तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। इसमें 26 का क्या हो जाएगा? तो 26 का इसमें डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 का तो डी है। क्या दिया इसमें? सही सम्मिलित नहीं है। देख लेते हैं क्यों। तो सेल्सियस ताप मापने की इकाई है, जबकि अन्य सम्मिलित है। कौन कौन से? तो डेसिबल क्या है? ध्वनि तीव्रता की इकाई है। हार्स पावर क्या है? तो शक्ति की इकाई है। समुद्री के मील क्या है? तो समुद्री दूरी की इकाई है। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होता है। तो क्या होता है? आपसे इसमें क्या दिया है? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। डाइन सेंटीमीटर -2, अर्ग सेंटीमीटर -2। वाइज क्या दिया है? तो सेमी -2 दिया है। तो सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई क्या होता है? तो डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? तो डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देख लेते हैं इसमें क्या। किसी द्रव्य या गैस की एक परत का दूसरी परत पर फिसलने पर उनके मध्य घर्षण बल लगता है जो उनकी अपेक्षित गति का विरोध करता है। इसे श्यान बल तथा द्रवों एवं गैसों से उपस्थित इस गुण को श्यानता कहते हैं। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई वाइज या डाइन सेकेंड सेंटीमीटर होता है। आगे देख लेते हैं। तो रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? कैंडेला दिया है, फिर फर्मी दिया है, क्यूरी दिया है, एंगस्ट्रॉम दिया है। तो बता दें कि रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होता है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होता है? तो क्यूरी होता है। क्या होता है? क्यूरी होता है। देख लेते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की इकाई क्या होता है? तो क्यूरी होता है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का वह परिमाण जिसमें प्रति सेकंड 3.7 × 10 विघटन होते हैं, एक क्यूरी कहलाता है। रेडियो धर्मिता का अन्य मात्रक क्या होता है? तो बेकुरल भी है। बेकुरल 1/6 सेकंड होता है। क्या होता है? 1 बेकुरल और 1/6 सेकंड होता है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है कि यह मूल मात्रक एसआई मात्रक नहीं है। तो क्या ए दिया है ऑप्शन एम्पियर है, बी कैंडेला दिया है, सी दिया है न्यूटन, डी दिया है केल्विन। तो क्या हो जाएगा? तो न्यूटन क्या है? एसआई मात्रक नहीं है। न्यूटन क्या है? तो एसआई मात्रक नहीं है। क्यों नहीं है? देखते हैं। तो भौतिक राशियों को मापने हेतु 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। कौन कौन सी? तो एमकेएस पद्धति हो गया, सीजीएस पद्धति हो गया, एपीएस मतलब क्या हो गया? तो फुट पाउट सेकंड हो गया, एसआई पद्धति है। कौन कौन सी पद्धति? तो एमकेएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, एपीएस पद्धति है, एसआई पद्धति है। तो एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक व 2 पूरक मात्रक होते हैं। ये मूल मात्रक कौन कौन से हैं? तो मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, किलोग्राम हो गया, केल्विन हो गया, एम्पियर है, कैंडेला है, मोल है। 2 पूरक मात्रक क्या होते हैं? तो रेडियन एवं स्टेरेडियन है। मूल मात्रक की सहायता से जो मात्रक बनते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन एक मूल मात्रक क्या है? तो नहीं है। देख लेते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ। तो निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो टेस्ला दिया है, फिर गॉस दिया है, फिर न्यूटन एम्पियर मीटर दिया है, फिर वेबर दिया है। तो चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी इकाई इसमें नहीं है? तो कौन सी इसमें इकाई नहीं है? तो वेबर नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है? तो वेबर नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस एमकेएस में वेबर वेव मीटर स्क्वायर तथा एसआई प्रणाली में टेस्ला है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो एसआई मात्रक होता है। आगे देख लेते हैं क्या है। चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या होता है? तो अभी हम ऊपर देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र बल क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? तो वेबर मीटर स्क्वायर होता है। तो 31 से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ये किसमें पूछ रहा है? तो एसआई में क्या दिया? सॉरी एसआई में दिया है। एसआई प्रणाली में पूछ रहा है तो किसका क्या हो जाएगा? तो टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो टेस्ला हो जाएगा। 31 से क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो एफ बराबर क्यू हो जाएगा। ये एफ बराबर क्यू बी इंटू बी एफ बराबर एन बाई एम वट आर टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र के अन्य मात्रक क्या होते हैं? तो वेव मीटर स्क्वायर होता है। गॉस क्या है? गॉस का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। डेसिबल मात्रक है किसका? तो ध्वनि का, प्रकाश का, रेडियो धर्मिता का, चुंबकत्व का। तो डेसिबल किसका मात्रक होता है? तो किसका होता है डेसिबल? तो ध्वनि का। किसका मात्रक होता है? तो ध्वनि का मात्रक होता है। तो ध्वनि तरंगों की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करता है तथा ध्वनि तरंगों की प्रबलता डेसिबल इकाई में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता 90 डेसिबल से ज़्यादा होने पर क्या होता है? तो 90 डेसिबल से ज़्यादा होने पर लोगों को सुनने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहने पर श्रवण शक्ति पर दुष्प्रभाव दिखाई देने लगता है।
आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दाब क्या है, पास्कल दिया है। ऊष्मा क्या दिया है, तो जूल दिया है। प्रेरकत्व का क्या दिया, ओम दिया है। चुंबक तो प्लस का क्या होता है, तो वेबर होता है। तो इसमें कौन सा देखना है, तो इसमें कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो प्रेरकत्व का क्या होता है, ये क्या दिया है, ओम दिया है, ये गलत दिया हुआ है। बल्कि दाब का पास्कल होता है, ऊष्मा का जूल होता है। चुंबकीय प्लस से क्या होता है, तो वेबर होता है। इसमें देख लेते हैं, दाब क्या हो जाएगा, पास्कल हो गया। ऊष्मा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। प्रेरकत्व क्या होता है, तो हेनरी होता है। चुंबकीय प्लस से क्या होता है, तो वेबर होता है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो हम लोग अब मापन के टॉपिक से देखेंगे जो प्रश्न बने यहाँ तक। तो थोड़ा सा हम लोग मापन के बारे में जानेंगे कि मापन क्या होता है। तो जिसे संख्या के रूप में क्या किया जाता है, तो जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे राशि कहते हैं। जनसंख्या आयु क्या है, जैसे कि जनसंख्या हो गया, आयु हो गया, वस्तु का भार हो गया, मेज हो गया, सब क्या है, तो राशि है, क्वांटिटी है। और इसको मापने के लिए क्या है, तो कुछ राशियाँ हैं। जैसे भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों के पद में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। क्या क्या हो जाएंगे, तो वस्तु का द्रव्यमान है, लंबाई है, बल है, चाल है, दूरी है, विद्युत है, धारा है, घनत्व है। भौतिक राशियों को कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक अदिश राशि हो गया हो जाता है, एक सदिश राशि होता है। तो अदिश राशि में क्या क्या है, तो द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान है, घनत्व है। अदिश राशि में क्या क्या है, फिर से आप लोग बता देते हैं। तो अदिश राशि में क्या क्या आ जाएंगे, तो अदिश राशि में द्रव्यमान है, घनत्व है, तापमान है, विद्युत धारा है, समय है, चाल है, आयतन है, कार्य है। और अदिश राशि किसे कहते हैं, ये भी बता दें आप लोगों को। तो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, घनत्व है, तापमान है, विद्युत धारा है, समय है, चाल है, आयतन है, ये सब क्या है, तो अदिश राशियाँ हैं। वही सदिश राशि, तो सदिश राशि किसे कहते हैं, ये भी जान लेते हैं। तो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें क्या होती, परिमाण के साथ साथ दिशाएँ भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे वेग है, विस्थापन है, बल है, रेखीय संवेग है, कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है, त्वरण है, बल आघूर्ण है, चुंबकीय क्षेत्र है, प्रेरणा है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, चुंबकीय तीव्रता है, चुंबकीय आघूर्ण है, विद्युत तीव्रता है, विद्युत धारा है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण है, विद्युत ध्रुवण है, चाल प्रवणता है, ताप प्रवणता है। ये सब क्या है, तो ये सब सदिश राशियाँ हैं। देख लेते हैं इसमें। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है, फीट से, मीटर से, फैदम से, समुद्री मील से। तो समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है, तो फैदम से। किससे मापा जाता है, तो फैदम से मापा जाता है। तो इसका बी क्या हो जाएगा, 34 क्या हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। तो समुद्र की गहराई मापने है तो फैदम मापने का, फैदम क्या मापने का उपयोग किया जाता है। एक फैदम का मान कितना होता है, तो 1.83 मीटर के समतुल्य होता है। आगे देख लेते हैं। हवाई जहाज या पोतों की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है, तो 100 नाट की गति होती है। तो 100 मील प्रति घंटा के बराबर, 115 मील घंटा के बराबर, 130 मील प्रति घंटा के बराबर, 160 मील प्रति घंटा के बराबर। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका इसमें अभी हम लोग ऊपर देखेंगे। तो नाट में प्रदर्शित 100 नाट की गति होती है, कितना होता है, तो 35 का बी हो जाएगा। 35 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 115 मील घंटा के बराबर होता है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। तो नाट गति की एक इकाई है, यह नाटिकल मील प्रति घंटा के बराबर होती है। एक नाटिकल मील बराबर क्या होता है, 115 मील होता है। अतः 100 नाट क्या है की गति 115 मील प्रति घंटा क्या होता है, तो बराबर होता है। आगे देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है, ऑप्शन ए दिया है 3.6 इंटू 10 पे 6, 3.66 इंटू 10 पे क्यूब, जे दिया है, जूल दिया है। फिर 10 पे क्यूब दिया है, जे दिया है। 10 पे 5 क्यूब, 10 पे 5 दिया है, जूल दिया है। तो 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है, तो क्या होता है, तो 3.6 गुणे 10 पे 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, 3.6 गुणे 10 पे 6 जूल होता है। देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुणे 10 पे 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा का मान। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। माप की कौन सी इकाई क्या है, माप की कौन सी इकाई को 0.339 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो ये भी प्रश्न आ चुका है। तो माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो किससे इंच प्राप्त होता है, तो सेंटीमीटर में जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, इंच प्राप्त होगा। क्या होगा, तो इंच प्राप्त होगा। देख लेते हैं। सेंटीमीटर में 0.3937 का गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है, तो 3937 इंच होता है। एवं 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, तो 3.937 इंच होता है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो तेल का एक बैरल किसके बराबर होता है, तो तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। आगे देख लेते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो कितना, तो 10 पर ऋण सेंटीमीटर के, 10 पर ऋण 7 सेंटीमीटर के, बी ऑप्शन है। सी दिया है 10 पर ऋण 8 सेंटीमीटर के, डी दिया है 10 पर ऋण 9 सेंटीमीटर के। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो किसके बराबर होता है, तो
10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर, देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण दिया है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10�9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, 1 फर्मीमीटर बराबर 10⁻15 मीटर, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, 1 पारसेक बराबर क्या होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर। ध्यातव्य है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। आगे देख लेते। अब विभिन्न मापक यंत्र देख लेते हैं क्या क्या है। तो एनोमीटर इसमें दिया है कूट। तो एनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? तो एनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता हो गया। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता हो गया। बायोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो बायोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो भूकंप मापा जाता है। एनेमोमीटर से क्या मापा? तो वायु वेग मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। देख लेते हैं क्यों। तो एनेमोमीटर से वायु वेग मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप, बायोग्राफ से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। अब आगे देखते हैं। तो एक्सैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए, वृद्धि दर मापने के लिए, रसाकर्षण की दर मापने के लिए, ऊर्जा ह्रास की दर मापने के लिए। तो किसके लिए? तो एक वृद्धि दर मापने के लिए। किसके लिए होता है? एक्सेनोमीटर। तो वृद्धि दर मापने के लिए। एक्सेनोमीटर का प्रयोग वृद्धि दर मापने में किया जाता है। एक्सेनोमीटर सूक्ष्म आकार का एक माइक्रोमीटर है जिसे पौधों की वृद्धि मापी जाती है, जिसका प्रयोग प्रयोगशाला एवं खेत दोनों में किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, बिल्कुल सही दिया है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की ये क्या है? आवृत्ति मापने का यंत्र होता है। तो ये भी सही दिया हुआ है। ऑडियोमीटर से क्या होता है? तो ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति होती है, ये भी सही दिया है। एमीटर क्या होता है? तो विद्युत शक्ति मापक यंत्र होता है। तो ये गलत दिया हुआ है। क्यों दिया है देख लेते हैं। तो एमीटर या एम्पियर मीटर किसी विद्युत परिपथ की शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। 1820 में आंद्रे मैली एम्पियर ने आविष्कार किया। यदि किसी चालक तार को जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल का मान क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के मान और चालक की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका विशेषण क्या है? तो उच्च घनत्व है। बी दिया उच्च तीव्रता है। सी दिया उच्च संचालन शक्ति है। डी क्या दिया है? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा है। तो पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो उच्च संचालन शक्ति के लिए। किसके लिए? तो उच्च संचालन शक्ति के लिए किया जाता है। देख लेते हैं। तापमापी एक ऐसा यंत्र है जिससे ताप मापा जाता है। मुख्य रूप से एल्कोहल और पारा ही ऐसे द्रव्य हैं जो थर्मामीटर का प्रयोग किए जाते हैं। एल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जो -40 सेंटीग्रेड से नीचे ताप मापने के काम आते हैं। द्रव तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारे में उच्च संचालन शक्ति पाई जाती है जिसमें यह तापमान में होने वाले परिवर्तन को क्या करता है? तो आसानी से प्रदर्शित करता है। पारे की तापमापी 357 सेंटीग्रेड तक के ताप का मापन कर सकती है क्योंकि 357 सेंटीग्रेड पर क्या होता है? तो पारा क्या होता है? तो उबलने लगता है। आगे देख लेते हैं। एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो पहाड़ी का क्षेत्रफल मापने के लिए, मीनार की चौड़ाई मापने के लिए, वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए, मकान का आयतन मापने के लिए। तो ये सेक्सटेंट है किसके प्रयुक्त होता है? तो वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। किसके लिए? तो वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। किसके लिए? तो वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है सेक्सटेंट का। आगे देख लेते हैं। सेक्सटेंट किसी वस्तु की ऊंचाई मापने वाला यंत्र है जिसकी सहायता से दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी एवं वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का। ये गलत दिया हुआ है। लेक्सीमीटर का ये गलत दिया है। अल्टीमीटर ये भी गलत दिया है। तो किसका प्रकाश की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? तो लेक्सीमीटर से। सॉरी, ये क्या होगा? तो 45 का सी हो जाएगा, लेक्सीमीटर से। ठीक है, किससे मापा जाता है प्रकाश की तीव्रता? तो लेक्सीमीटर से मापा जाता है। देख लेते हैं इसमें। तो लेक्सीमीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु किया जाता है। एनीमोमीटर वायुमापी यंत्र है। इस यंत्र से वायु का वेग मापा जाता है। अल्टीमीटर एक प्रकार का वैज्ञानिक यंत्र है जिसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को मापता है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो सूची 1 को सूची क्या करना है? 2 से मिलाना है। तो क्या हो जाएगा इसमें देखते हैं। तो स्टेथोस्कोप से क्या होता है? तो स्टेथोस्कोप से क्या होता है? लक्समीटर से तो सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए होता है। सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए होता है। इसमें पहले हम लोग कूट देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं इसमें
स्टेथोस्कोप से क्या होता है तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। किसका उपयोग होता है तो हृदय की गति। स्टेथोस्कोप से क्या होता है तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। वही इस स्फेगोमैनोमीटर से क्या होता है तो स्फेगोमैनोमीटर से क्या होता है तो इसे रक्तचाप मापने की इकाई है। क्या है तो रक्तचाप मापने की इकाई है। वही कैरोटोमीटर से क्या होता है तो सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। वही लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। 46 से क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सिस्मोग्राफ क्या है तो भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है। वही काइमोग्राफ क्या है तो शारीरिक क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित वाला यंत्र है। स्टेथोस्कोप क्या है तो हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र है। वही पेरिस्कोप क्या है तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र जिसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है तो वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड तापमान मापने हेतु उपयुक्त है वह क्या है तो बी ए ऑप्शन दिया है गैस थर्मामीटर, बी दिया है पारे का थर्मामीटर, सी दिया है पूर्ण विकिरण या पायरोमीटर, डी दिया है वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा तो इसका ऑप्शन जो वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड तापमान मापने हेतु उपयुक्त होता है तो उसको क्या कहते हैं तो उसको पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहा जाता है। क्या कहता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहा जाता है। 2000 सेंटीग्रेड अथवा इससे ऊपर के तापमान के मापन हेतु पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब पायरे हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किस मापने के लिए किया जाता है तो सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधों के ताप को। तो किसके लिए होता है तो ये हवा ताप को मापने के लिए पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं इसमें आगे क्या दिया है तो पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इस तापमापी में 800 सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान नहीं मापते क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं क्या होती हैं तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। निम्नलिखित में से किसे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो किसका तो ऑप्शन दिया चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, फिर दिया है बी ताप वैद्युतिक थर्मामीटर, सी दिया है प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, डी दिया है पायरोमीटर। तो किसके लिए तो चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर के लिए क्या किया जाता है तो अधिक मापने हेतु चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर को लाया जाता है। किसको लाया जाता है सॉरी ये क्या होगा पायरोमीटर की बात कर रहा है क्योंकि इसमें क्या करना है तो 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है तो पायरोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होगा तो पायरोमीटर का प्रयोग हुआ। आगे देख लेते हैं चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर। इस थर्मामीटर में न्यूनतम बिंदु कितना होता है तो न्यूनतम बिंदु 95 फारेनहाइट या 35 सेंटीग्रेड तथा उच्चतम बिंदु कितना होता है तो 110 फारेनहाइट या 43 सेंटीग्रेड अंकित होता है। प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर क्या होता है तो इसके द्वारा -200 सेंटीग्रेड से 1200 सेंटीग्रेड तक के मापे जाते हैं। ताप माप क्या होता है ताप वैद्युत युक्त थर्मामीटर इस प्रकार के तापमापी से 200 सेंटीग्रेड से 1600 सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जाता है। वही पायरोमीटर से क्या कितना मापा जाता है 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप के मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। आगे देखते हैं निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है तो अभी हम लोग देखें किसका तो पायरोमीटर का। किसका तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। पायरोमीटर अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए है। किसके लिए पायरोमीटर तो पायरोमीटर अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए। फोटोमीटर किस लिए तो विभिन्न प्रकाश स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने के लिए। वही फोनोमीटर क्या है तो ध्वनि की तीव्रता है उसका स्पंदन करने के लिए। हाइड्रोमीटर क्या है तो द्रव्य की घनत्व एवं मापन हेतु होता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, वही इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालक किसके द्वारा तो नौ संचालनों द्वारा सोनार प्रयोग में लाया जाता है। तो 53 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है तो सोनार का क्या होता है फुल फॉर्म देख लेते हैं तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। इसका उपयोग समुद्र की गहराई अथवा समुद्र से डूबी हुई वस्तुएं आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग इस यंत्र में किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है इसमें क्या करना है तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा तो एमीटर क्या होता है एमीटर से किससे मापा जाता है आप लोग भी थोड़ा सोचते रहिए। हाइग्रोमीटर क्या है तो हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। इससे सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। तो इसका देखिए यहीं से एलिमिनेट कर ले जाइए तो 54 क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। तो देख लेते हैं सॉरी 54 क्या होगा तो फिर से एक बार देखते हैं इसको क्या दिया है। क्या करना है इसको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। एमीटर से क्या होता है तो विद्युत धारा मापी जाती है। क्या होता है तो विद्युत धारा मापी जाती है।
यहीं से आप लोग एलिमिनेट कर लीजिए। तो ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का क्या होगा तो 4 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक क्या होता है, बैरोमीटर से दाब हो जाएगा। स्प्रिंग तुला क्या होता है तो भार मापन की राशि है। तो देख लेते हैं एमीटर, यह यंत्र दर्शाता है कि विद्युत सर्किट में विद्युत की कितनी एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। बैरोमीटर या वायुदाबी दाब मापी यंत्र क्या होता है तो यह वायुमंडलीय दाब मापता है। हाइग्रोमीटर क्या है तो सापेक्षिक आर्द्रता तथा स्प्रिंग तुला से भार ज्ञात किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो मैनोमीटर का दाब दिया है। कार्बोरेटर क्या दिया है तो आंतरिक दहन इंजन ने। कार्डियोग्राफ का यूज किसमें होता है तो हृदय गति में। सिस्मोमीटर क्या दिया तो पृष्ठतल की वक्रता में। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन तो 55 का, इसका 55 नंबर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है, इसमें नहीं देखना है, सुमेलित नहीं देखना है। तो मैनोमीटर क्या हो जाएगा दाब बिल्कुल सही दिया है। कार्बोरेटर क्या दिया है तो कार्बोरेटर का ये तो आंतरिक दहन इंजन में। कार्डियोग्राफ क्या हो गया हृदय गति बिल्कुल सही दिया। ये सिस्मोमीटर क्या है तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं क्यों दिया है। तो सिस्मोमीटर भूकंप मापी से भूकंपी तरंगों का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल पैमाने का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर दाब कार्बोरेटर किसके लिए तो आंतरिक दहन इंजन में, जिससे कार इंजन आदि चलता है। कार्डियोग्राफ किसके लिए तो हृदय की गति, ये सभी सही सुमेलित दिए हुए हैं। आगे देख ले निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। एनेमोमीटर क्या दिया है तो वायु विचाल दिया है। एमीटर क्या है विद्युत धारा है। टैक्योमीटर क्या है दबांतर है। पायरोमीटर क्या है उच्च ताप है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है तो टैक्योमीटर क्या दिया हुआ है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, एनेमोमीटर वायु की चाल सही है। एमीटर क्या है विद्युत धारा है। पायरोमीटर क्या है तो उच्च ताप के प्रयोग करते हैं। ठीक है, दबांतर या दाब किसका है तो पास्कल का है। तो ये क्या हो जाएगा ये गलत दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो एनेमोमीटर से क्या होता है तो वायु की चाल मापी जाती है। एमीटर से क्या होता है तो विद्युत धारा। टैक्योमीटर वायुवान में मोटर नाव में घूर्णन। पायरोमीटर से क्या होता है तो उच्च ताप होता है, ये मापन होता है। आगे देख लेते हैं 57 नंबर क्या कह रहा है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एनेमोमीटर क्या होता है अभी हम लोग इसको बता भी चुके हैं। तो एनेमोमीटर क्या हो जाएगा तो वायु गति हो जाएगा। एमीटर क्या हो जाएगा विद्युत धारा हो गया। टैक्योमीटर क्या हो जाएगा। पायरोमीटर किस लिए तो उच्च गति के लिए। टैक्योमीटर किसके लिए तो घूर्णन की गति के लिए। तो देख लेते इसमें एनेमोमीटर किसके लिए तो वायु गति के लिए। एमीटर विद्युत धारा के लिए। टैक्योमीटर घूर्णन की गति के लिए। पायरोमीटर उच्च ताप के लिए। अब सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। किससे मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। 58 क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 58 का। अब आगे देख लेते हैं 59 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न। तो हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोमीटर धरों की घनत्व। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। वही पोटेंशियोमीटर विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच विभवांतर के लिए इसका प्रयोग होता है तो पोटेंशियोमीटर का। वही हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व। लैक्टोमीटर द्रव की शुद्धता। वही पोटेंशियोमीटर विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के लिए। आगे देख वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है तो अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं। किसका प्रयोग लाया जाता है तो हवा की यात्रा के लिए तो हाइग्रोमीटर का। किसका तो हाइग्रोमीटर का। देख लेते इसमें क्या दिया है। तो हाइग्रोमीटर वायु की सापेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता और इसका स्पंदन। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है तो किसे कहा जाता है तो ऑप्शन ए दिया है ताप विद्युत तापमापी को। बी दिया है विकिरण तापमापी को। सी दिया है गैस तापमापी को। डी दिया है द्रव तापमापी को। तो किसके लिए होता है तो विकिरण तापमापी को क्या कहा जाता है तो पायरोमीटर कहा जाता है। किसको तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। देख लेते हैं ताप वैद्युत तापमापी का प्रयोग 200 सेंटीग्रेड से 1600 सेंटीग्रेड तक मापन में किया जाता है। विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहा जाता है, जिसे उस ताप का मापन किया जाता है जिसका स्रोत अधिकतम दूरी पर स्थित है, जहां पहुंचना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि 800 सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर ही वस्तुएं विकिरण का उत्सर्जन करती है। 800 सेंटीग्रेड में से भी अधिक तक तापमान के मापन के लिए विकिरण तापमापी का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्या है। वायु गति के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है तो एनेमोमीटर से। अभी हम ऊपर करा ही चुके हैं इसको। तो वायु गति एनेमोमीटर द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर किसके लिए तो वायुदाब के मापन के लिए। वही हाइड्रोमीटर किसके लिए तो आपेक्षिक घनत्व के लिए। किसके लिए हाइड्रोमीटर तो द्रव की आपेक्षिक घनत्व के लिए मापन हेतु प्रयुक्त होता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किस पर तो रिक्टर पैमाने पर। भूकंपी तरंगों का तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। दाब का मापन क्या होता है तो पास्कल इकाई होता है। तथा ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी तो डेसिबल नामक इकाई मापी जाती है। वही महासागर में डूबी वस्तु का स्थिति को जानने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का पुनः प्रयोग किया जाता है तो सुनार का। किसका तो सुनार का। अभी हम ऊपर देखे ही हैं। तो सुनार एक तकनीकी है जो नौ संचालन में जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर डूबी या सतह पर वस्तु का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। इस तकनीक से समुद्र की गहराई भी मापी जाती है। वास्तव में इस तकनीक में एक तरफ से ध्वनि तरंगों को भेजा जाता है, जबकि ध्वनि तरंगे
सामने से कोई वस्तु आ जाती है तो ध्वनि तरंगें उसे टकरा कर वापस आ जाती है, जिससे वस्तु की दूरी का क्या होता है तो पता लगाया जाता है। रेडियो सक्रियता मापी जाती है किससे, तो अमीटर से, बी दिया है हाइड्रोमीटर से, सी दिया है गाइगर काउंटर से, डी दिया है तो सिस्मोमीटर से। तो डी तो ऐसे ही कट जाएगा। तो किससे मापा जाता है तो गाइगर काउंटर से। रेडियो सक्रियता किससे मापी जाती है तो गाइगर काउंटर से। ठीक है, देख लेते हैं। तो रेडियो सक्रियता गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल किसने किया था, तो रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था रेडियो सक्रियता की खोज। इसके लिए इन लोगों को क्या किया गया तो 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी को भौतिकी और रसायन दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया तो सम्मानित किया जा चुका है। आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर परिमाण है, तो बल है, दाब दिया है, ऊर्जा दिया है, तापक्रम दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा तो 65 का ये हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर परिमाण है। बल क्या है, वेक्टर परिमाण है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा का भी वर्णन आवश्यक हो, उसे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियों का उदाहरण क्या है तो बल है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है। अभी हमने ऊपर जैसे कि समझाया था। आगे देख लेते हैं क्या है। एक कथन कूट का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए क्या दिया है तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। आर क्या दिया है तो यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है। ऑप्शन में दिया है दोनों ए तथा आर सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए तथा आर सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। डी क्या है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो बता दें कि विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे विस्थापन, वेग, बल इत्यादि। अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता क्या होती है तो नहीं होती है, केवल परिमाण ही पर्याप्त होती है, जैसे द्रव्यमान है, घनत्व है। विद्युत धारा में परिमाण है और दिशा है, दोनों होने के बावजूद यह एक अदिश राशियाँ हैं। यह सदिश राशियों के जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन ए दिया है समय दिया है, बी चाल दिया है, सी विस्थापन दिया है, डी दूरी दिया है। तो कौन सी सदिश राशि है, तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। बाकी ये तीनों क्या है, तो ये सब अदिश राशियाँ हैं। क्या है, अदिश राशि है। समय है, चाल है, दूरी है, सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़े, तो जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग आदि सदिश राशियाँ हैं, जबकि समय, चाल और दूरी क्या है, अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियों में केवल परिमाण व्यक्त होता है, दिशा नहीं। आगे देख लेते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो विद्युत है ये क्या है, एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि नहीं है। अभी हम ऊपर देखे थे। तो एकांक धन आवेश के अनंत से विद्युत क्षेत्र में से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का स्थायी मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, जो इसे वोल्ट भी कहते हैं। विद्युत विभव एक अदिश राशि है जो सदिश जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। ज्ञातव्य है कि पृथ्वी एक विशाल चालक है, जिसके कारण थोड़ा आवेश देने या लेने पर इसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम फिर जल्दी कल मिलते हैं दूसरे टॉपिक के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।